ठीक है स्टूडेंट्स, ये वीडियो में हम यहाँ पढ़ते हैं। आपका लेक्चर में यहाँ के बाद आपकी वीडियो ख़राब हो गई थी थोड़ी सी, तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको इसका एफ इनवर्स लिख के बता दिया था। ठीक है, ग्राफ के ऊपर बात हो गई थी, पढ़ तो चुके ही थे, तो इन नोट्स बने हुए हैं हमारे। मैं इसको मिटा के दोबारा से आपके लिए ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, दोबारा से इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम्स, तो बीच में से हट गई है। ठीक है, तो ग्राफ बनाने का तरीका, इनवर्स फंक्शन में हमने क्या देखा था कि एक तो आप बनाओ पहले एफ एक्स का ग्राफ बना लो और फिर उसकी मिरर इमेज ले लो वाई इज इक्वल टू एक्स में। तो एफ एक्स का ग्राफ बनाने जा रहा हूं, तो -2 से 0 के इंटरवल में फंक्शन है, 0 से 1 में है और 1 से बड़े में है, तो यही लिखने जा रहे हैं। ठीक है, देखो भाई, ठीक है, ये आएगा आपके पास -2, ये आया 0, ये आ गया 1। ठीक है, -2 से 0 में कोई फंक्शन है और 0 से 1 में और 1 से बड़े में। -2 से 0 में देख लेता हूं क्या है। जब x की वैल्यू -2 से 0 के बीच में है तो फंक्शन आपका log x है। log x में क्या है, x+2 है। x+2 आपको पता है, किसी ने x की जगह पर अगर x+2 कर दिया तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है। कहां पर, जब टर्निंग पॉइंट आपका x = -2 पर है। मतलब जैसा 0 पर बिहेव करता था log, वैसा कहां करने लगेगा, -2 पर। 0 पे कैसा बिहेव करता था, -∞ पे जाता था, अब वो कहां पर जाने लगेगा, -2 पे ऐसा करेगा कि -∞ पे जाने लगे। तो -2 पे मैं लाइन बना देता हूं ऐसी। ठीक है, अच्छा, और साथ साथ जब आप x की वैल्यू 0 के पास ले जाओगे, 0 के पास, 0 तो नहीं रख सकते लेकिन 0 के पास मान लो यहाँ 0 रख दिया मैंने, तो log2 कितना आएगा, 1 आएगा। अगर मैं 0 रख दूं x की जगह पर तो ये आंसर 1 निकालेगा, ये वाला fx जो है आपका आंसर 1। अगर मैं 0 नहीं रख सकता तो 1 पे ओपन इंटरवल लगाऊंगा, x = 0, y = 1 पे ओपन इंटरवल। ये और -2 पर कहां जा रहा है, -∞ की तरफ। ये बना आपका, ये तो बना log x+2 का ग्राफ। ठीक है, इतने पार्ट में। उसके बाद 0 से 1 के बीच में 2 की पावर x, आपको पता है x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूंगा यहां पर तो 1 निकल कर आएगा, 1 निकल कर आएगा, ये आएगा 1। और 2 की पावर x का ग्राफ आपको पता है ऊपर उठ जाता है ऐसे, यहां तक चला जाएगा 2 तक, ये 0 से 1। ये किसका ग्राफ बना हुआ है, 2 की पावर x का। ये किसका ग्राफ बना हुआ है, log x+2 का। और क्या दे रखा है, और दे रखा है x² + 1। जब x 1 से बड़ा है 1 के बराबर, जब x की वैल्यू 1 होगी तो ये 2 आंसर निकालेगा, x² + 1 का ग्राफ। आपको पता है x² का ग्राफ तो ऐसे बनता है, +1 का यहां से उठता, यहां से ग्राफ उठता, आपको कहां से चाहिए, वो इधर 1 के उस तरफ, जब x 1 से बड़ा है, मतलब ग्राफ ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। ये आपका y = x² + 1। ये आपके पास ग्राफ निकल कर आया किसका, fx का। ये ग्राफ था fx का। अगर ये fx का ग्राफ था तो f इनवर्स x के ग्राफ के लिए आपको पता है y = x की एक लाइन बनाई जाएगी और उसमें मिरर इमेज ले ली जाएगी। हाँ भाई, y = x में जब मैं मिरर इमेज लूंगा, देखो ये वाला पॉइंट आपका 0,1 का है, इसकी मिरर इमेज 1,0 पर आएगी यहां पर। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका 1,2 का है, इसकी मिरर इमेज 2,1 पर आएगी। ठीक है, इनके बीच में ऐसे चला है, ठीक है, फिर ऐसे चला है, ऐसे करके। ठीक है, और देखो y = x की लाइन की तरफ आ रहा है, यहां पर आकर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मिरर इमेज भी इधर आकर यूं इंटरसेक्ट करेगी, मिरर इमेज आ गई यूं करके, ऐसे करके। और आपको पता है, ये इधर एक लाइन बनाता हूं मैं, ये रही आपकी y = -2 की लाइन। ठीक है, इस पे ये इनफाइनाइट की तरफ जाने लगेगा, ऐसे करके, क्योंकि ये इस तरफ -2 में -∞ की तरफ जा रहा था, तो y = -2 पे ये भी किधर जा रहा है, -∞ की तरफ। ये y = x की लाइन थी, आप देखो मिरर इमेज है, ये y = x की लाइन में ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। देखो जब आगे बढ़ गए तो ये ब्लैक वाला इधर चला गया, रेड वाला उधर, वो नीचे की तरफ जा रहा है, वो इधर सीधा सीधा जा रहा है, समझ रहे हैं? ये x एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन की, ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन के पैरेलल हो रहा है ग्राफ, मतलब y एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, तो ये वाला ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। मिरर इमेज आई है ना, मिरर इमेज y = x में, तो ऐसे करके बनकर आएगा। तो ये ब्लैक वाला ग्राफ जो बनकर आया आपका, ये किसका ग्राफ है, ये f इनवर्स x का ग्राफ, f इनवर्स x का ग्राफ। इतनी बात में तकलीफ नहीं होनी है, देख तो चुके ही थे हम, खैर आपने नहीं देखा है लेकिन।
अगला क्वेश्चन कौन सा किया था फिर हमने? ये क्वेश्चन किया था एक, आओ समझाते हैं इसमें। ये फंक्शन दे रखा था आपको, मैं ये चीज पढ़ा चुका था आपको, वीडियो खराब हो गई बता रहा हूं ना, तो वो नोट्स बने हुए हैं इसलिए। ठीक है, ये f1 टू इनफाइनाइट से 1 टू इनफाइनाइट में fx दे रखा है आपको, तो लिख के मैं समझा रहा हूं, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2 की पावर में x, x माइनस 1, तो आपको f इनवर्स x निकालना है। अच्छा, क्या है भाई? y की वैल्यू इतनी दे रखी है, अगर आपको इनवर्स निकाल के लाना है तो इनवर्स एक तो निकलता है बाइजेक्टिव फंक्शन का, तो बाइजेक्टिविटी मैंने चेक करी है बाद में आकर, चलो आप पहले दिखा देते, समझा देता हूं आपको बाइजेक्टिविटी का। बाइजेक्टिविटी के लिए आपको क्या चेक करना है कि ये 1 टू 1 है। 1 टू 1 के लिए आपने क्या किया ना, f डैश x निकाल लिया है। f डैश x निकाला हो गया तो आपको पता है 2 की पावर में x इंटू एक्स माइनस 1 लिखा हुआ है, वो 2 की पावर में x इंटू एक्स माइनस 1 ही आ जाएगा, और फिर इसका डेरिवेटिव और साथ में ln 2। अच्छा, पिछली बार ln 2 नहीं लिखा था क्या हमने? ठीक है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कितना होगा? ये x स्क्वायर माइनस एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 1 ln 2। ठीक है, ये अपने आप में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। log 2 की कैसी वैल्यू होती है? पॉजिटिव वैल्यू होती है। ln 2 कैसा होता है? पॉजिटिव। भाई ln 2 का मतलब क्या हुआ कि बेस e है और आर्ग्यूमेंट 2 है, दोनों बेस और आर्ग्यूमेंट अगर एक से बड़े हैं तो log की वैल्यू पॉजिटिव। अच्छा, फिर उसके बाद बात ये हुई कि ये डेरिवेटिव जो है, अब ये तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, मतलब इसके साइन पे डिपेंड कर रहा है। अब आपको x के बारे में दे रखा है, x तो होता है डोमेन, उसके बारे फंक्शन का डोमेन, f का डोमेन 1 से इनफाइनाइट जा रहा है x, मतलब x जो है आपका 1 से बड़ा है। अगर आपका x 1 से बड़ा है तो 2x 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2x 2 से बड़ा हो जाएगा, तो 2x माइनस 1 आपका 1 से बड़ा हो गया। अगर 2x माइनस 1 1 से बड़ा हो गया मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब f डैश x कैसा है? पॉजिटिव है। f डैश x पॉजिटिव है, f कैसा हो गया? इंक्रीजिंग हो गया। f कैसा हो गया? इंक्रीजिंग हो गया। अच्छा, इंक्रीजिंग फंक्शन होती है, आपको पता चल गया 1 टू 1 है, 1 टू 1 है। अब आपको और क्या देखना होता है इसके अंदर? आपको देखना होता है कि ऑन टू है कि नहीं। तो इसने में ही हो गया क्वेश्चन अपना, ऑन टू है कि नहीं। अब आपको पता है अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो वो ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाते हुए नीचे से ऊपर। आपको पता है इंक्रीजिंग फंक्शन की रेंज निकालने का तरीका सबसे आसान क्या होता है कि इधर वाली वैल्यू सबसे नीचे वाली होगी फंक्शन की और इधर वाली वैल्यू सबसे ऊपर, वो तो इनफाइनाइट की तरफ जाएगी। तो देखो रेंज में इनफाइनाइट, इधर वाली वैल्यू देख लेते, फंक्शन की 1 पे आप वैल्यू निकालोगे, जब फंक्शन की 1 पे वैल्यू निकालोगे तो x की जगह 1 पुट करोगे, 2 की पावर 0 1 हो जाएगा। f1 की वैल्यू 1 हो गई, f1 की वैल्यू ही सबसे नीचे की वैल्यू होगी क्योंकि 1 सबसे लेफ्ट का पॉइंट है, डोमेन में सबसे लेफ्ट का पॉइंट क्यों होगी? क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो लेफ्ट टू राइट में ऊपर जा रहा है, तो सबसे नीचे वाली फंक्शन की वैल्यू कहां पर मिलेगी? मिनिमम वैल्यू जो सबसे लेफ्ट का पॉइंट होगा, वो कौन सा? x इज इक्वल टू 1, उसी पे निकाली 1 आ गई, मतलब 1 से लेकर इनफाइनाइट की रेंज आ रही है, वो जो कोडोमेन के बराबर है। फंक्शन ऑन टू है मतलब बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव हो गया, आपने फौरन बोल दिया इनवर्स इज पॉसिबल। इनवर्स पॉसिबल करने के लिए आपने क्या किया? अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये y था, आपको x को y के टर्म्स में लाना है, मतलब उस x को ऊपर से नीचे उतारना है, आपने log लगा लिया, लॉग लगा लिया, उसके बाद इसको मैंने ऐसे करके लिख दिया क्वाड्रेटिक में। अब ये x में बन चुकी है क्वाड्रेटिक। अगर ये x में क्वाड्रेटिक बन चुकी है तो मैंने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से खोल दिया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब x की वैल्यू के बारे में बोला गया है कि x आपका 1 से बड़ा है। अगर आपका x 1 से बड़ा है तो आपको पता है ये 1 में पॉजिटिव वैल्यू ऐड हो रही है तब 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, अगर 1 में से कुछ घट रहा है तो x की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी। तो कौन सा वाला फंक्शन होगा आपका? इनवर्स वाला, प्लस वाला, प्लस वाला। कौन सा वाला होगा? प्लस वाला। ठीक है, फिर आपको पता है x की जगह f इनवर्स रख देना और y की जगह x रख देना है। इतनी बात में तो क्लैरिटी, बात समझ में आ रही है, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी इसमें तो। ठीक है, समझना भाई। बात क्या दे रखी है कि fx जो है वो ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, जहां पर x जो है वो 1 से बड़ा या बराबर है। देन द सेट, ये वाला जो सेट है fx इज इक्वल टू f इनवर्स x, वो उसके अंदर क्या आ रहा है कि x की वैल्यू जहां पर fx और f इनवर्स x सेम हो जाए, फंक्शन और उसका इनवर्स अगर बराबर हो गया, इसका मतलब आपको पता है आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन सेल्फ इनवर्स है फंक्शन, इनमें से कौन सी वैल्यू होगी? आपने निकालनी शुरू करी वैल्यू, y इज इक्वल टू ये दे रखा था। ठीक है, यहां से आपका इसको मैं इधर लिया, y प्लस 1 वो हो गया। ठीक है, y प्लस 1 अगर ये आ गया आपके पास, आपने अंडर रूट लगा लिया, यहां पर अंडर रूट है y प्लस 1।
आगे आओ। ठीक है, अंडर रूट में y प्लस 1, ये x की वैल्यू कितनी आ गई कि इस 1 को भी आप उधर ले गए तो -1 प्लस अंडर रूट में ये। ठीक है, आपको f इनवर्स निकालना था। अगर x की वैल्यू आपकी -1 से बड़ी है तो -1 में से अगर कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो x -1 से छोटा हो जाएगा, तो -1 में ऐड वाला ले लिया मैंने और x की जगह f इनवर्स और y की जगह एक्सपोर्ट कर दिया। ये मेरा इनवर्स फंक्शन बनकर आ गया। ये निकालना अब आपको आता है, इनवर्स फंक्शन हम निकालते। इनवर्स फंक्शन निकालते ही आपको पता आइडेंटिटी रिलेशन है, इसका मतलब fx और f इनवर्स बराबर है। तो मैंने fx की वैल्यू ये थी ना, ये वैल्यू रखी यहां पर और f इनवर्स की वैल्यू रख दी उधर। अच्छा, fx की वैल्यू अगर आप देखोगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और फिर -1 से 1 कट गया, x स्क्वायर प्लस 2x, ये रही fx की वैल्यू, ये रही f इनवर्स x की वैल्यू। ठीक है, इस -1 को आप इधर ले आए, वो -1 इधर आ जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बन जाएगा और प्लस 1 होती है वो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो वो रूट हट जाएगा और यहां पावर में 4 आ जाएगा, पावर में 4 आ जाएगा। आपको पता है सबको मैं एक तरफ ले गया, उस x प्लस 1 को मैं इधर ले आया। ठीक है, और x प्लस 1 को क्या किया, कॉमन निकाल लिया। देखो यही किया, बल्कि आओ नीचे दिखाता हूं मैं आपको, मैंने कर रखा है। ठीक है, कि इसको मैं उधर ले गया, ले जा रहा हूं उधर, लिख रहा हूं इधर, यहां से x प्लस 1 कॉमन आ गया। ठीक है, एक तो बात होगी x की वैल्यू -1 है या x प्लस 1 का क्यूब जो है वो 1 के बराबर है। ठीक है, अब यहां से अगर आप देखना चाहो तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। क्यों भाई, कि 1 का क्यूब रूट 1 आएगा, अरे क्यूब रूट लूंगा ना दोनों तरफ, तो ये तो बनेगा x प्लस 1 और इधर रह जाएगा 1, 1 से 1 कट जाएगा, x 0 आएगा। लेकिन अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हुए हैं तो जरा इस बात का ध्यान दो, इस बात का ध्यान कि x प्लस 1 की वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, क्यूब रूट लेना है। तो आपको 1 का क्यूब रूट लेना है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये 3 आंसर पकड़ाता है आपको, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, मतलब x प्लस 1 की वैल्यू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर आनी चाहिए थी। ठीक है, अगर क्यूब में चले गए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा x प्लस 1 की वैल्यू 1 के बराबर होगी तो x 0 हो जाएगा। x प्लस 1 की वैल्यू अगर ओमेगा के बराबर होगी, कहां गया ओमेगा, ये रहा ओमेगा, ये होता है ना ओमेगा, ओमेगा के बराबर होगी, 1 उधर ले आके सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये आ जाएगा। अगर x प्लस 1 की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगी, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है, 1 को उधर ले जाऊंगा तो x ही आ जाएगा। मतलब x की एक वैल्यू -1 तो आप निकाल ही लाए थे। कहां निकाली सर -1, ये निकाली थी ना -1 एक वैल्यू, एक वैल्यू -1 निकाल लाए थे। और क्या निकाल के लाए थे, एक 0 निकाल रहा है, एक ये निकाल रहा है आपके पास, ये ओमेगा स्क्वायर -1 और एक वो ओमेगा -1, 4 वैल्यू आई। अब रियल वैल्यूज लेनी थी सिर्फ, के कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी ले सकते थे, उसके लिए इन्होंने देखो ऑप्शन में कितनी चालाकी करी है, ये वैल्यू पकड़ाई है इन्होंने और सिर्फ रियल वैल्यूज वाला भी दिया है ऑप्शन, 0 -1 वाला भी दे रखा है सिर्फ और इन 4 वैल्यू वाला भी दे रखा है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि एक्स कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है, पहली बात तो चैप्टर रियल फंक्शंस का है, ठीक है, तो रियल ही होना चाहिए था। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इन्होंने x की वैल्यू बोली है कि इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, इन्होंने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिए वैल्यू, x की वैल्यू के x -1 से बड़ा या बराबर है। और आपको पता है ये जो कंपैरिजन होता है ना, कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है, ये रियल नंबर में ही होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नहीं होता। मैंने आपको ये वाली बात समझाई थी कॉम्प्लेक्स नंबर में कि Z1 ग्रेटर देन Z2 नाम की कोई चीज नहीं लिख सकते आप। मैग्नीट्यूड अगर लिखा हुआ हो इनका तो मैग्नीट्यूड रियल नंबर होता है, वो बड़ा या छोटा हो सकता है, पर ये तो अपने आप में वेक्टर होते हैं, पोजीशन वेक्टर होता है ना, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से बड़ा नाम की कोई चीज नहीं होती, आप वेक्टर कंपेयर नहीं कर सकते। ए वेक्टर इज ग्रेटर देन बी वेक्टर का कोई मीनिंग नहीं है, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड तो कर भी लोगे कंपेयर, डायरेक्शन कौन सी बड़ी होती है, नहीं कर सकते थे। अच्छा, मतलब Z1 ग्रेटर देन Z2 नाम की कोई चीज नहीं होती। X जो था अगर वो कॉम्प्लेक्स आ रहा है, ये तो वो -1 से बड़ा है कि नहीं पता ही नहीं कर सकते, पता ही नहीं कर सकते। तो अगर कभी भी, और दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखे हुए नोट्स, कि अगर आपको दे रखा है कि Z1 ग्रेटर देन Z2, अगर आपको दे रखा है तो Z1 और Z2 आर प्योरली रियल नंबर्स, प्योरली रियल नंबर होंगे। अब अगर x उन्होंने ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 दे दिया, इसका मतलब x इज प्योरली रियल, अगर कॉम्प्लेक्स आंसर आ रहा है प्योरली रियल। तो यहां पे मैंने ये बात लिखी थी कि x कॉम्प्लेक्स होगा, अगर समझाने के लिए लिखा था x कॉम्प्लेक्स होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, वो सब बता दिया था। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 दिया, इसका मतलब x को किसी नंबर के साथ आपने कंपेयर कर लिया, x किसी नंबर से बड़ा है, ये खुद ही अपने आप में इंप्लाई करता है कि x रियल नंबर है। x रियल में कहीं नहीं लिखा हुआ कि x रियल नंबर है, किसने इंप्लाई किया, इसने इंप्लाई किया कि अगर आपकी किसी कांस्टेंट वैल्यू से बड़ी वैल्यू दे दी है x की, मतलब उन्होंने ये इनइक्वालिटी वाला कंपैरिजन कर दिया है, वो सिर्फ रियल नंबर का पॉसिबल है। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू रियल, x बिलोंग्स टू रियल, तो ये होगा आंसर, ये नहीं होगा आंसर।
समझो बात को, इतनी बात में देखो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? ठीक है, यही निकाला था, उसी में मैंने ये आंसर वगैरह निकाल के आपके सामने रख दिए क्या होता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन एक करते हैं। रियल आपको समझ में आ गया कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 दे रखा है, ऐसा कंपैरिजन कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉसिबल नहीं है, रियल का ही पॉसिबल है। अगर आपके पास ओमेगा -1 या ओमेगा स्क्वायर -1 नाम की वैल्यू आई है, वो किसी वैल्यू से बड़ी या छोटी आप बता ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते। ऐसा होता था क्या सर? हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में छोटी सी बात लिखी हुई, इतनी छोटी बात पकड़ ली गई है। आप ये सोचते रहोगे, आप क्या सोचते रहोगे, ज्यादा दिमाग जिस बच्चे ने लगा दिया वो सोचता रहेगा कि कैसे पता चले कि x रियल है। फिर आपके दिमाग में ये सब उल्टी सीधी बातें आएंगी, ये फंक्शन दे रखा है। फंक्शन कॉम्प्लेक्स के भी हो सकते हैं, भले ही आपके सिलेबस में नहीं है, बट दे रहा है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। हमने कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल तो बनाया भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस भी होते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे आंसर पूछा गया तो आपको लगेगा ये असली आंसर है, क्योंकि सिलेबस में तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, भले ही फंक्शंस में ना हो, लेकिन है तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी। लेकिन वो चीज ये इंप्लाई कर रही है कि x रियल नंबर है। इस बात पे ध्यान देना है आपको। आओ वही क्वेश्चन देखो अगला। ठीक है, लेट f बी अ फंक्शन विथ डोमेन, डोमेन क्या हो गया, x y और z, ये तीन वैल्यू डोमेन के, एंड रेंज 1 2 और 3। ठीक है, इट इज गिवन दैट exactly one of the following statements is true and rest are false। तीन स्टेटमेंट, तीन मैथमेटिकल स्टेटमेंट दे रखे हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 1, दूसरा क्या दे रखा है इन्होंने, एफ वाई नॉट इक्वल टू 1, तीसरा क्या दे रखा है इन्होंने, एफ जेड नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, फाइंड एफ इनवर्स 1, फाइंड एफ इनवर्स 1, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। एफ इनवर्स 1 जो है उसकी वैल्यू बतानी है। क्या बात बोली गई है, कोई एक फंक्शन f है जिसका डोमेन एक्स वाई जेड, तीन वैल्यूज हैं, रेंज ये है, रेंज कोडोमेन क्या दे रखा है, ये कोडोमेन। ठीक है, इट इज गिवन दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये तीन स्टेटमेंट हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, इन तीन में से एक ट्रू है और दो फॉल्स है। ठीक है, तो आपको एफ इनवर्स 1 निकालना है। तो मैं आपके सामने केस बनाता हूं कि सर कौन सा वाला ट्रू है, यही तो नहीं पता कौन सा वाला ट्रू है। आप बोलोगे ना सर कौन सा वाला ट्रू है, अभी बता दो, अभी कर देंगे, यही तो नहीं पता है। तो पहले आपने क्या माना, आपने माना लेट कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इज ट्रू। अगर ये ट्रू हो गया, दिस इंप्लाइज एफ वाई नॉट इक्वल टू 1 इज फॉल्स। ठीक है, तो फिर असलियत क्या होगी, असलियत ये होगी भाई, अगर आपने ये मान लिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 ट्रू है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट ट्रू मान लिया। इन्होंने कहा है कि एग्जैक्टली वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, एक स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी दोनों फॉल्स है। अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट है कि एफ वाई 1 के बराबर नहीं है, ये फॉल्स है, तो सही बात क्या होगी कि एफ वाई 1 के बराबर रहा होगा। और फिर वो भी फॉल्स है, वो भी फॉल्स है, तो आप उसको भी लिखोगे कि एफ जेड नॉट इक्वल टू 2 इज फॉल्स। ठीक है, तो इसका मतलब एफ जेड की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई, एफ जेड की वैल्यू 2 आ गई।
ठीक है, अब आपने क्या किया, यहां से ये लिखा एक्स वाई और जेड, ये लिखा 1 2 और 3। एक्स के साथ 1 लिंक कर रहा है, वाई के साथ 1 लिंक कर रहा है, जेड के साथ 2 लिंक कर रहा है, कर गए लिंक। ये जो फंक्शन बनकर आया इस टाइम पे जो आपका एफ बना हुआ है, एफ इट इज मेनी टू वन एंड ऑन टू और इन टू। फंक्शन मेनी टू वन है ना भाई, एक्स भी 1 से लिंक हो गया, वाई भी 1 से लिंक हो गया, 3 से कोई लिंक ही नहीं हुआ। ठीक है, मतलब कि नॉट बाइजेक्टिव। नॉट बाइजेक्टिव का मतलब नॉट इन्वर्टिबल, और अगर वो इन्वर्टिबल नहीं है तो एफ इनवर्स 1 कहां से निकालूंगा मैं, इनवर्स निकालना है ना मुझे, तो एफ इनवर्स 1 तो निकाल ही नहीं सकते। अच्छा, मतलब कि ये वो स्टेटमेंट नहीं था जो ट्रू था हमारा एफ इनवर्स 1 के लिए। हमने मान के चला कि मान लिया पहले ये ट्रू है, फिर दूसरा वाला देखते हैं, केस 2। केस 2 क्या है आपके पास कि एफ वाई नॉट इक्वल टू 1, एफ वाई नॉट इक्वल टू 1 था ना स्टेटमेंट दूसरा, हाँ, इज ट्रू। तो फॉल्स के अंदर कौन कौन से आ गए, फॉल्स के अंदर आ गए आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू 1 और एफ जेड नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसमें सच्ची बात क्या होगी, दिस इंप्लाइज, ये दोनों बातें क्या इंप्लाई करती हैं कि अगर आपका ये वाला स्टेटमेंट एफ एक्स की वैल्यू 1 के बराबर है, अगर ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स है, इसका मतलब एफ एक्स 1 नहीं होगा, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा यहां से एफ जेड अगर नॉट इक्वल टू 2 फॉल्स है, इसका मतलब एफ जेड की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, एफ जेड की वैल्यू 2 होगी। अच्छा अच्छा, अब आओ, ये ट्रू स्टेटमेंट है। आओ भाई, ये बनाया आपने एक्स वाई और जेड, ये बनाया 1 2 और 3। हाँ भाई, एफ जेड तो हो गया 2। ठीक है, एफ वाई की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, एफ एक्स की वैल्यू भी 1 नहीं हो सकती, तो मतलब दोनों की वैल्यू, क्योंकि डोमेन की पॉइंट है तो लिंक तो करेंगे ही करेंगे। किससे कर रहे होंगे, 3 से लिंक कर रहे होंगे भाई, जेड तो 2 से लिंक हो गया, एफ जेड 2 के बराबर। लेकिन एफ एक्स की वैल्यू भी 1 नहीं हो सकती थी, और एफ वाई नॉट इक्वल टू 1 भी ट्रू था, मतलब एफ वाई की वैल्यू 1 नहीं हो सकती थी, 1 जा ही नहीं सकता था। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया आपके पास, मैनी टू वन एंड ऑन टू और एंड इन टू। ठीक है, नॉट इन्वर्टेबल। इसका मतलब ये भी वो ट्रू वाला स्टेटमेंट नहीं था, असलियत में ये भी नहीं था हमारे मतलब का, ये भी ट्रू। फिर तीसरा केस, तीसरा केस के एफ जेड नॉट इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है, एफ जेड नॉट इक्वल टू 2 है ना, हाँ, एफ जेड नॉट इक्वल टू 2 इज ट्रू, इज नॉट इक्वल टू, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो आपके फॉल्स वाले स्टेटमेंट में कौन सा आ जाएगा, फॉल्स वाले स्टेटमेंट में आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 1 और एफ वाई नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो इन ये क्या इंप्लाई कर देंगे, अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अगर झूठ बोला जा रहा है, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 1 गलत बात है, तो सही बात क्या होगी कि एफ एक्स नॉट इक्वल टू 1, एफ जेड नॉट इक्वल टू 2 था ना। अच्छा, एफ वाई नॉट इक्वल टू 1 अगर ये फॉल्स है, किसी ने कहा एफ वाई 1 के बराबर नहीं है, दूसरे वाले ने कहा तो झूठ बात है, तो सच बात क्या रही होगी, इसका मतलब जरूर एफ वाई 1 के बराबर रहा होगा। ठीक है, फिर आपने निकाला एक्स वाई और जेड, और यहां पर 1 2 और 3। ठीक है, देखो भाई, एफ जेड तो 2 होनी थी, एफ वाई की वैल्यू 1 है भाई, ये पता है। ठीक है, जेड की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। ठीक है, तो जेड की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तो मैं पहले एक केस बना लेता हूं, केस बनाने पड़ेंगे, चलो। ठीक है, तो यहां पे मैंने जेड की वैल्यू 2 ले ली, तो जेड की वैल्यू 2 हो नहीं सकती, जेड की वैल्यू मैंने 3 ले ली। ठीक है, और एफ एक्स की वैल्यू 1 नहीं है, तो एक्स की वैल्यू मैंने 2 ले ली। एक फंक्शन ये पॉसिबल है। ठीक है, या फिर आपका कैसा पॉसिबल है कि वाई की वैल्यू 1 है, ठीक है, जेड की वैल्यू भी 1 हो सकती है, एक्स की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, एक्स की वैल्यू 2 हो गई या 3 हो गई, जो भी हो गई। ठीक है, ऐसे अगर मैंने z की वैल्यू 3 नहीं ली, तो z की वैल्यू 2 हो नहीं सकती थी, 3 मैंने ली नहीं, मतलब मैं 1 लूंगा, और y पहले से 1 हो गया था, तो ऐसे केसेस में हमेशा मैनी टू वन फंक्शन आएगा, हमेशा जो नॉट इन्वर्टेबल। तो इसका मतलब ये वाला वो फंक्शन है जो इन्वर्टेबल हो जाएगा, जो ऐसे बन रहा होगा, जो ऐसे बन रहा होगा। इसमें आपको पता है कि फंक्शन की y पर वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, मतलब एफ इनवर्स 1 जो है वो कितना होगा, y होगा, एफ इनवर्स 1 कितना होगा, y होगा। यही वाला वो वाला केस है जिसमें आपके पास इन्वर्टेबल फंक्शन बन रहा है। ये फंक्शन अपने आप में 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, इसका मतलब ये इन्वर्टेबल है, इन्वर्टेबल है तो इनवर्स पॉसिबल है, इनवर्स पॉसिबल है, एफ इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आएगी, y। देख लो आराम से, तकलीफ की कोई बात नहीं है।
प्रॉब्लम खत्म। आओ भाई लास्ट चीज आपके पास इनवर्स फंक्शन में थ्योरम। लास्ट क्या समझ लोगे? थ्योरम में पहला, ठीक है, इफ अ फंक्शन इज invertible then it has a unique inverse। पहला तो थ्योरम ये होता है कि फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है तो उसका एक ही इनवर्स होगा। मैं आपको बता चुका हूं दुनिया जहां में इनवर्स एक ही होता है, हर एक का, किसी भी फंक्शन का एक इनवर्स होगा। किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ही होता है, जैसे 5 का 1/5 ही होगा। इफ अ फंक्शन इज इन्वर्टिबल देन इट हैज अ यूनिक इनवर्स। ठीक है, तो फंक्शन आपका fx ले लिया मैंने, ठीक है, कैसा फंक्शन? इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल होते ही आपको पता चल गया इन्वर्टिबल का मतलब सर बाइजेक्टिव। हाँ बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब कि 1 to 1 और साथ में ऑन टू, बिल्कुल यही बात हो रही है। ठीक है, तो f कोई हमने कहां से कहां तक लिया था? a से लेकर b में। ठीक है, अब हम मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, लेट f हैज टू इनवर्सेस, एक g कितना आपके पास? b से लेकर a तक, एंड h वो भी कहां था? b से लेकर a तक। ये दो इनवर्स मान लिए मैंने, कोई परेशानी की बात नहीं। अच्छा, इनवर्स अगर मैंने माने हैं दो, ठीक है, मैं ऐसा मानता हूं कि a के एलिमेंट को डिनोट करता है, ये स्मॉल b जो है ये b के एलिमेंट को डिनोट करता है, ऐसे ही मानते थे हम। ठीक है, आपको पता है फंक्शन में अगर मैं a रखूंगा तो मेरी वैल्यू b मिलेगी। फंक्शन में भाई a अगर a को बिलोंग करता है, इसका डोमेन a है, इस fx में डोमेन की तो वैल्यू रखूंगा a, तो रेंज की वैल्यू मिलेगी वो कितनी है? b। a और b मैंने माने वाला एक टर्म इसमें एक इसमें है, अगर या मतलब सारे टर्म को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे टर्म को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब g के अंदर आप क्या रख सकते हो? g के अंदर g का डोमेन क्या है? b, मतलब उसके अंदर आप ये स्मॉल b रख सकते हो। जी b जो है वो आपको कितना निकाल कर देगा? a निकाल कर देगा। जी b कितना निकाल कर देगा? a। ठीक है, अच्छा, और यहां पर भी आपके जैसे एफ ए की वैल्यू आपके पास b थी, तो एच बी आपको कितना निकाल कर देगा? a, क्योंकि वो भी तो इनवर्स था। ये भी सेम चीज है b से लेकर a में, अगर वो भी इनवर्स है तो इनवर्स तो ये कंडीशन फॉलो करते हैं। इनवर्स अगर ये कंडीशन फॉलो करते हैं तो आप मुझे एक बात बताओ कि एफ ओ जी बी की वैल्यू कितनी आएगी? एफ ओ जी बी की और एफ ओ एच बी की वैल्यू कितनी आएगी? वो भी b आएगी। ध्यान से देख लेना आराम से कि जी बी की वैल्यू कितनी है? a है, f के अंदर a जाएगा तो एफ ए कितना आंसर निकाल देगा? b, तो b आ गया। ठीक है, एच बी की वैल्यू कितनी है? a, मतलब f के अंदर a गया, f के अंदर a गया तो उसने b निकाल दिया। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, अब यहां पर आपके पास f के अंदर लिखा हुआ है जी बी, ये बराबर है f के अंदर एच बी के, एच बी के बराबर है। हाँ बिल्कुल, ये दोनों की वैल्यू b है। अच्छा अच्छा, बराबर है। अब एक बात और सुनना, सिंस f इज 1 to 1, अगर वो 1 to 1 है, और 1 to 1 फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि fx1 अगर fx2 के बराबर हो गया, दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। 1 to 1 फंक्शन की प्रॉपर्टी यही तो होती है कि भाई फंक्शनल वैल्यू अगर फंक्शनल वैल्यू बराबर हो गई हैं तो जरूर जो अंदर वाली जो x की वैल्यूज हैं वो कैसी रही होंगी? बराबर रही होंगी। ये f की फंक्शनल वैल्यूज हैं, ff है ना, ff बराबर हो गया, इसका मतलब जरूर जो अंदर वाली वैल्यूज हैं, कौन सी वाली? जी बी, ठीक है, और एच बी, वो कैसी रही होंगी? बराबर रही होंगी। ठीक है, अब अगर आपका b लिखा हुआ, b की जगह अगर y होता तो बात वही हो जाती, जी बी और जी वाई, मतलब कि b पर जो b रखने पर g फंक्शन जो आंसर दे रहा है, वो b रखने पर h फंक्शन भी वही आंसर दे रहा है। b क्या चीज थी? y की सारी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब सारी वैल्यू के लिए जैसा आंसर g निकालेगा वैसे ही आंसर h निकालेगा। इसका मतलब सेम फंक्शन है। यहां से आपको पता चलता है कि g और h कैसे फंक्शन हो चुके हैं, सेम फंक्शन, वो सेम ही लिखा है। मैंने y ले लेता जनरल बात सेम हो जाती, सेम ही लिखा, ये दोनों सेम फंक्शन है। इसका मतलब आप दो अलग अलग इनवर्स मान के चले थे और क्या निकल कर आया? वो दोनों इनवर्स कैसे हैं? सेम है। प्रॉपर्टी लगा तो ये प्रूफ करना था। ये ऐसे करके आप, असल में क्या होता है, स्कूल के एग्जाम में प्रूफ करना होता है आपको ये, और आपका कंपटीशन में इसका कोई काम नहीं है। स्कूल के एग्जाम में अगर आपको प्रूफ दिखाना है वैसे दिखाओगे, 1 to 1 की प्रॉपर्टी लगाओगे कि फंक्शन की x1 पे वैल्यू फंक्शन की x2 पे वैल्यू बराबर है, तभी पॉसिबल है 1 to 1 फंक्शन में। f 1 to 1 था
कि जब ये दोनों बराबर हो। और बी की जगह अगर आप y और x लेके चल रहे होते कि a की जगह x और b की जगह y, तो यहां पर gy इज इक्वल टू एच वाई आ जाता, मतलब हर y की वैल्यू के लिए फंक्शन सेम है, इक्वल आ गए दो फंक्शन लिखकर। ठीक है, दूसरा कि अगर आपके पास एफ ओ जी का इनवर्स है तो वो होता है आपके पास जी इनवर्स का कॉम्पोजिशन एफ इनवर्स के साथ एक्स। ठीक है, कि अगर इस फंक्शन का इनवर्स लिया गया है, फंक्शन के ऊपर लगाते हैं ना इनवर्स एक्स से पहले, तो वो बराबर होगा कि जी इनवर्स और एफ इनवर्स का क्या लिया गया जाए, कॉम्पोजिशन लिया जाए, कॉम्पोजिशन लिया जाए। मतलब क्या बात है, मैं सबको समझाता हूं कि अगर आपका इफ एच एक्स इज इक्वल टू एफ ओ जी एक्स, ठीक है, तो एच इनवर्स एक्स ही तो पूछा है इन्होंने। अगर एफ ओ जी एक्स जो है वो एच एक्स है, तो एफ ओ जी का इनवर्स मतलब एच इनवर्स एक्स, एच इनवर्स एक्स जो होगा वो होगा जी इनवर्स का कॉम्पोजिशन एफ इनवर्स के साथ, जी इनवर्स का कॉम्पोजिशन एफ इनवर्स के साथ। इस फंक्शन का अगर मैं इनवर्स लूंगा तो पहले जी का इनवर्स लगेगा फिर एफ का इनवर्स लगेगा, पहले जी का इनवर्स लगेगा फिर एफ का इनवर्स लगेगा, इतनी बात है। ठीक है, करके देख लें, प्रूफ करके देख लें इसका, कि आपका y इज इक्वल टू एफ ओ जी एक्स, इस जिस भी फंक्शन का इनवर्स निकालना है, इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है, x को y के टर्म्स में लिखो, फिर x की जगह f इनवर्स लिख दो, f इनवर्स मतलब कि h इनवर्स, h है ना फंक्शन, h इनवर्स लिख दो और उसकी जगह आप x लिख दो। ठीक है, ये आपका hx था। ठीक है, यहां से आपने क्या किया, ये f के अंदर पड़ा हुआ है gx, ठीक है, ये बराबर y के। अगर मैं इस f को उधर ले जाऊंगा, अगर इन्वर्टेबल फंक्शन है तो आपको पता है 1 to 1 फंक्शन होंगे, उधर जाएगा। ठीक है, gx की वैल्यू बराबर आ जाएगी f इनवर्स y के। ठीक है, फिर मैं g को उधर ले जाऊंगा, g को उधर ले जाऊंगा तो g इनवर्स लग जाएगा जाकर किसके ऊपर, f इनवर्स y पर। ये सब बराबर किसके हैं, x के। और x की जगह पर आपने क्या लिखा, h इनवर्स x, x की जगह पर इनवर्स लिखते हैं, और ये g इनवर्स लगा हुआ है कॉम्पोजिशन में, f इनवर्स लगा हुआ है, और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। वो जो h इनवर्स है, अगर आपका hx ये था तो h इनवर्स मतलब कितना होगा, इसका इनवर्स होगा FOG का इनवर्स, FOG का इनवर्स इज इक्वल टू जी इनवर्स। रिवर्सल लॉ फॉलो होता है। सर क्या बात कर रहे हो, रिवर्सल लॉ, मैट्रिक्स वाला मैट्रिक्स के इनवर्स वाला होगा, ए बी का प्रोडक्ट है, अगर उसका इनवर्स लिया गया है तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, वहां मल्टीप्लीकेशन में होता था या कॉम्पोजिशन में। रिवर्सल लॉ मतलब आप कहना चाह रहे हो सर कि अगर एफ ओ जी ओ, मतलब जनरल बात मतलब ये हो गई कि F1 F2 F3 Fn, अगर इन सब का कॉम्पोजिशन हो रहा है और उसका इनवर्स लिखा हुआ है तो मैं उसे Fn का इनवर्स और Fn-1 का इनवर्स और इनका कॉम्पोजिशन लेते हुए F2 का इनवर्स कॉम्पोजिशन F1 का इनवर्स, ठीक है, x ऐसे लिखूंगा, बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे कि अलग अलग इनवर्स के कॉम्पोजिशन हो रहे हैं, फिर कि कॉम्पोजिशन का इनवर्स इज इक्वल टू इनवर्स का कॉम्पोजिशन, इनवर्स ऑफ कॉम्पोजिशन is equal to composition of inverse. Inverse in reverse order. प्रॉपर्टी की तरह यूज अगर पढ़ जाए तो यूज कर लेना, पढ़ता नहीं है कभी ये भी काम पे आपके, ऐसा कुछ खास। कहाँ गया अपना क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है इसके ऊपर कि अगर आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 और जी एक्स की वैल्यू आपके पास लिखी हुई है, कितनी लिखी है वैल्यू, x³, ठीक है, तो जी ओ एफ का इनवर्स के अंदर किसका 64 की वैल्यू, x की जगह 64 पुट किया, की वैल्यू कितनी होगी।
ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक काम आप क्या कर सकते हो कि पहले GOF निकालो, फिर उसका इनवर्स निकालो और फिर उसके अंदर 64 पुट कर दो। ठीक है, मैंने क्या माना, मैंने माना कि GOF का इनवर्स 64, इसकी वैल्यू आई होगी P या A, इसकी वैल्यू कितनी आई होगी, A आई होगी। ठीक है, GOF का इनवर्स, इसका मतलब अगर ये कोई फंक्शन है, मान लो ये कोई H फंक्शन है, ये कोई H है फंक्शन, अगर आपका GOF जो है वो H है तो ये लिखा हुआ है H इनवर्स 64 इज इक्वल टू A। H इनवर्स 64 इज इक्वल टू, पूरे इनवर्स फंक्शन को अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो नॉर्मल सा फंक्शन बन जाएगा भाई, या इसको T मानते चलो अच्छे से। ठीक है, 64 इज इक्वल टू GOF के साथ T। अब अगर सर ये क्या ले गए, इसको आपने G इनवर्स F इनवर्स नहीं किया, नहीं वो सॉरी F इनवर्स कॉम्पोजिशन G इनवर्स बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मैं इस पूरे इनवर्स को, ये मेरे पास कोई H इनवर्स लिखा है, H इनवर्स को उधर ले जाऊंगा तो HT बन जाएगा, HT बन जाएगा, बन गया HT 64। अच्छा, अब आपका ना G के अंदर पड़ा हुआ है FT और वो वैल्यू है आपकी 64 के बराबर। 64 के G कितना है आपके पास, G तो G छोड़ो, ये कितना है 2x प्लस 2t प्लस 1 हो जाएगा, FT है ना, तो 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 64। G के अंदर 2t प्लस 1 पड़ गया, अगर x की जगह 2t प्लस 1 यहां पड़ा है तो 2t प्लस 1 यहां पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास ये आया 2t प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 64। आपने क्यूब रूट ले लिया, 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 2t इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 3/2, और t ही जो वैल्यू थी वो आपका इसके इनवर्स की वैल्यू थी। तो अगर आपके पास क्वेश्चन इनवर्स का आ जाता है तो आप ऐसे करके कर दो उसको, ऐसे करके, समझ रहे हो बात। और क्या तरीका था सर, और इसका तरीका यह था कि अगर आपके पास GOF का इनवर्स के अंदर 64 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू आपके पास F इनवर्स कॉम्पोजिशन G इनवर्स 64 के बराबर होगी। तो आप G का इनवर्स निकालोगे, G का इनवर्स आपको पता है कि इसको अगर मैं Y लिखूंगा तो क्यूब रूट ऑफ Y मतलब क्यूब रूट ऑफ X बन जाएगा। तो F इनवर्स के अंदर कॉम्पोजिशन में क्यूब रूट ऑफ 64, अरे अब निकाल ही लेता हूं बल्कि, G इनवर्स कौन सा फंक्शन होगा आपके पास, देखो GX पड़ा हुआ है एक्स क्यूब, मतलब कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मतलब कि y की पावर है 1/3 इज इक्वल टू एक्स, मतलब G इनवर्स x इज इक्वल टू G इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स की पावर है 1/3। ठीक है, अच्छा fx पड़ा हुआ है आपके पास 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, मतलब y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, मतलब y माइनस 1/2 इज इक्वल टू x, मतलब कि आपका f इनवर्स x जो पड़ा हुआ है वो x माइनस 1/2, इनवर्स निकालने में तो कोई तकलीफ नहीं है। अब आपको G इनवर्स के अंदर आपके पास क्या पड़ा हुआ है यहां पर कि F इनवर्स के अंदर G इनवर्स के अंदर 64, F इनवर्स के अंदर G इनवर्स के अंदर 64, मतलब आपको G इनवर्स के अंदर 64 चाहिए, G इनवर्स के अंदर 64 किया मैंने तो 4 आ जाएगा, ये 64 का क्यूब रूट लूंगा 4 आ जाएगा। इसका मतलब F इनवर्स के अंदर आपके पास 4 पड़ा हुआ है, F इनवर्स में अगर x की जगह 4 डाल दूंगा तो 4 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा निकल के 3/2। ऐसे भी कर सकते थे, इसमें लगता है टाइम कि GOF का जो इनवर्स है उसको आपने F इनवर्स कॉम्पोजिशन G इनवर्स 64 अपनी जगह लिखा रहा, इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब G इनवर्स के अंदर आपको 64 डालना है और इसकी वैल्यू F इनवर्स में डालनी है, इसकी वैल्यू F इनवर्स में डालनी है। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन वाला तरीका ज्यादा आसान है। इतनी बात में मुझे लग रहा है कि आपको तकलीफ नहीं होनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या ये क्वेश्चन हमारे लिए है क्या, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लग जाएगा यार, इसके अंदर tan आ गया है, फिर वो आपको तकलीफ दे देगा। अच्छा, क्या करूं,
इतने काफ़ी है मेरे ख्याल से। ये क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन से हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है। चलो खैर ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर जो है इनवर्स फंक्शन खत्म हो गया। बाकी जो इनवर्स के क्वेश्चन होंगे उसमें ट्रिग्नोमेट्रीज में लगती है, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में आते हैं। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन का एंड करने के बाद अब आपके पास बचा है फंक्शनल इक्वेशन। ठीक है, सिर्फ फंक्शनल इक्वेशन। तो फंक्शनल इक्वेशन जो है वो हम कंप्लीट कर लेंगे इस वीक में। आपका खत्म हो गया अगर सैटरडे को, तो ठीक है सैटरडे को खत्म हो गया। अगर सैटरडे को नहीं हुआ तो संडे को भी क्लास होगी, लेकिन इस वीक खत्म होगा फंक्शनल इक्वेशन। ठीक है, मतलब कि फंक्शंस खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट करेंगे।